हेलो गाइस, वेलकम टू मेड पर्सपेक्ट। मेरा नाम कौनिन सिद्दीकी है और आज के टॉपिक में हम एमेनोरिया के बारे में बात करने वाले हैं। हम सबको पता है कि एमेनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है। एमेनोरिया दो कॉजेस हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कॉज की वजह से भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल कॉज की वजह से भी हो सकता है। तो फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया कब होगा? प्यूबर्टी से पहले, मेनोपॉज के बाद, प्रेगनेंसी के वक्त होगा और लैक्टेशन के टाइम पे होगा। और ये याद रखना कि प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेकेंडरी एमेनोरिया का भी। अब पैथोलॉजिकल कॉज पे आते हैं। एमेनोरिया के प्राइमरी पैथोलॉजिकल कॉजेज में प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है या सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। प्राइमरी एमेनोरिया दो टाइप के होते हैं, क्रिप्टोमेनोरिया या फिर थ्रू प्राइमरी एमेनोरिया। अभी बात करते हैं प्राइमरी एमेनोरिया की। तो प्राइमरी एमेनोरिया मतलब अभी तक फीमेल को मेनार्की नहीं आई है, मतलब कि अभी तक उसको कभी भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई नहीं है। और सेकेंडरी एमेनोरिया मतलब जब जो फीमेल है उसको मेंसेस रेगुलर आते थे बट अभी उसे मेंसेस नहीं आ रहे। अब प्राइमरी एमेनोरिया के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी एमेनोरिया में मैंने आपको बोला है कि दो टाइप के होते हैं, क्रिप्टोमेनोरिया होगा या फिर थ्रू प्राइमरी एमेनोरिया होगा। तो क्रिप्टोमेनोरिया ऐसी कंडीशन है जिसमें फीमेल को मेंसेस रेगुलरली आते हैं पर जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो बाहर नहीं आ पाता है। देखो, मेंस्ट्रुएशन रेगुलरली होते हैं बट ब्लड बाहर नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जो आउटफ्लो ट्रैक में, जिसकी वजह से ब्लड बाहर नहीं आ पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टोमेनोरिया के कॉजेज क्या है? इनपरफोरेट हाइमन, ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम और वजाइनल एजेनेसिस। क्या कॉजेज है? इनपरफोरेट हाइमन, ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम और वजाइनल एजेनेसिस। क्रिप्टोमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज इनपरफोरेट हाइमन है। क्रिप्टोमेनोरिया के केसेस में पेशेंट क्या कंप्लेंट करेगी? रिकरेंट एपिसोड्स होंगे एब्डोमिनल साइक्लिक एब्डोमिनल पेन के। और क्या कंप्लेंट्स होगा? प्राइमरी एमेनोरिया, मतलब कि उसको अभी तक पीरियड्स एक बार भी नहीं आया है, अभी तक मेनार्की नहीं हुई है। ये फीमेल्स नॉर्मल फीमेल्स होती है। जीनोटाइप उनका क्या होता है? 46XX रहेगा। अभी दो एक्स क्रोमोसोम है तो जो गोनैड्स होंगे वो डेफिनेटली ओवरी होगी जो कि नॉर्मल फंक्शन कर रही है, मतलब कि ओवरी सही अमाउंट में ईस्ट्रोजन बना रही है। ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने के लिए, राइट? तो ये फीमेल्स में ईस्ट्रोजन एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वेल डेवलप होंगे ये फीमेल्स में। अब देखो, ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल है पर इनपरफोरेट हाइमन की वजह से या फिर ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम की वजह से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल ब्लड वजाइना में कलेक्ट हो रहा है। और जब मेंस्ट्रुअल ब्लड वजाइना में कलेक्ट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हिमाटोकॉल्पस बोलते हैं। हिमाटोकॉल्पस बोलते हैं। और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो यूट्रस में कलेक्ट हो रहा है उसे हम हिमाटोमेट्रा बोलेंगे। और फेलोपियन ट्यूब में ब्लड कलेक्ट होगा तो उसको हिमाटोसैल्फिंग्स बोलेंगे। तो जब हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे फीमेल्स में तो पैल्पेट करने के वक्त हमें एक लोअर एब्डोमिनल मास फील होगा। और जब हमें लोकल एग्जामिनेशन करेंगे फीमेल्स का तो इनपरफोरेट हाइमन होगा। इनपरफोरेट हाइमन की वजह से क्या देखने के लिए मिलेगा? हमें टेंस्ड ब्लू बल्जिंग दिखेगी हाइमन की। तो लोकल एग्जामिनेशन पे हमें हाइमन कैसा दिखेगा? हाइमन का कलर ब्लू होगा, हाइमन टेंस्ड होगा और बल्जिंग दिखेगी। हम कभी भी वर्जिन्स में पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते। पर वजाइनल एग्जामिनेशन वर्जिन्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो अगर आपको यूट्रस पाल्पेट करना है तो आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना। अब क्रिप्टोमेनोरिया के मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो अगर इम्परफोरेट हाइमन है तो एक क्रूशिएट इंसिजन देना होगा हाइमन पे और जो भी ब्लड कलेक्टेड होगा वो खुद से ही ड्रेन हो जाएगा। और जब ब्लड ड्रेन हो रहा होगा तो प्लीज़ कोई भी सुप्राप्यूबिक प्रेशर मत अप्लाई करना,
क्योंकि उसकी वजह से इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अब ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम के मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो अगर ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम होगा तो सिंपली हम उसे एक्साइज कर देंगे, इसे एक्सीजन ऑफ सेप्टम बोलते हैं। और वजाइनल एजेनेसिस प्रेजेंट होगा तो आपको पूरा पुल थ्रू ऑपरेशन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आप अल्ट्रासाउंड करोगे तो आपको यूट्रस इंटैक्ट दिखेगा और यूट्रस पूरा ब्लड से भरा होगा, मतलब कि आपको हिमेटोमेट्रा और साथ में ही हिमेटोकॉल्पस मिलेगा यूएसजी में। अब प्राइमरी एमेनोरिया पे आते हैं। तो प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट होंगे और मेनार्की 13 ईयर्स तक नहीं आई होगी। देखो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट और मेनार्की 13 ईयर्स तक नहीं आई है, या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे और मेनार्की 15 ईयर्स तक नहीं आई है। तो ये दोनों कंडीशन, ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं। हम यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, मेनार्की के बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट में हम एक बार प्यूबर्टी को डिस्कस करते हैं। प्यूबर्टी इज द स्टेट ऑफ बिकमिंग फंक्शनली कैपेबल ऑफ प्रोक्रिएशन, मतलब कि जब फीमेल फंक्शनली कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए, वो स्टेज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। गर्ल्स में प्यूबर्टी की एज 8 to 12 ईयर्स है, मीन एज क्या होगी, 10.5 ईयर होगी। अब सीक्वेंस ऑफ प्यूबर्टी देखते हैं। तो इसे एक इजी निमोनिक है जिसे याद रख सकते हैं, ग्रॉस बीपीएच इन मेल। तो जी से क्या आएगा, जी से क्या आएगा, ग्रोथ। तो सबसे पहले एक्सिलरेटेड ग्रोथ दिखेगी या फिर ग्रोथ स्पर्ट दिखेगा। फिर क्या है, ब्रेस्ट बर्डिंग, जिसको हम थैलार्की भी बोलते हैं, जो कि फर्स्ट विजिबल साइन है प्यूबर्टी की फीमेल्स में। फिर अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर, जिसे हम प्यूबार्की बोलते हैं, और अपीयरेंस ऑफ एक्सिलरी हेयर, जिसको हम एड्रीनार्की बोलेंगे। एच से क्या आएगा, इंक्रीज इन हाइट या फिर ग्रोथ वेलोसिटी बोलते हैं, इंक्रीज इन ग्रोथ वेलोसिटी। और एम से मेनार्की, मतलब कि अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये सबको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं फीमेल के। और जो मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने के लिए, वो ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन ब्रेस्ट बर्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एपिफाइजल क्लोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है फीमेल्स में। और अगर प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर की बात करें तो फीमेल्स में भी इसके लिए एंड्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर और ब्रेस्ट डेवलपमेंट को स्टेजेस में क्लासिफाई करते हैं, और ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था, टैनर ने दिया था। तो टैनर ने 5 स्टेजेस दिया है ब्रेस्ट डेवलपमेंट के और प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट के। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में प्यूबिक हेयर और ब्रेस्ट लेस डेवलप होंगे। स्टेज 1 और 2 में प्यूबिक हेयर और ब्रेस्ट लेस डेवलप होंगे, और स्टेज 4 और 5 में वेल डेवलप होंगे ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर। ये सब था प्यूबर्टी के बारे में। तो अब वापस आते हैं प्राइमरी एमेनोरिया पे, आते हैं वापस से। तो पहले मेंस्ट्रुएशन होने के लिए जो बेसिक चीज़ रिक्वायर्ड है उसके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस इंटैक्ट होना चाहिए, राइट। तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस करता है जीएनआरएच रिलीज करता है। जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, एफएसएच और एलएच। और एफएसएच और एलएच कहाँ पर एक्ट होंगे, ओवरी पे एक्ट होंगे। और ओवरी के फिर क्या करेगी, रिलीज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है, राइट। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस पर एक्ट होते हैं, और फिर यहाँ से मेंस्ट्रुएशन होता है। तो ये पूरा ट्रैक है, ये पूरा ट्रैक इंटैक्ट होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन होने के लिए। अगर कोई भी लेवल पे प्रॉब्लम आई तो फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो जो कॉजेस है एमेनोरिया के, भले ही वो प्राइमरी एमेनोरिया हो या फिर सेकेंडरी एमेनोरिया हो,
उसे हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं 4 कंपार्टमेंट में। तो कंपार्टमेंट 1 में क्या रहेगा, यूट्रस। कंपार्टमेंट 2 में ओवरी रहेगी। कंपार्टमेंट 3 में एंटीरियर पिट्यूटरी रहेगी और कंपार्टमेंट 4 में हाइपोथैलेमस रहेगा। जो प्राइमरी एमेनोरिया के कॉजेज है तो उसे हम कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी एमेनोरिया के कॉजेज भी, सेकेंडरी एमेनोरिया के कॉजेज भी। तो सबसे पहले प्राइमरी एमेनोरिया के कॉजेज देखते हैं। प्राइमरी एमेनोरिया के कॉजेज कंपार्टमेंट 1 में क्या था, यूट्रस था। तो उसमें 2 चीज़ आती है, मुलेरियन एनोमलीज या फिर मुलेरियन एजेनेसिस भी बोलते हैं, और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम जिसको टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। कंपार्टमेंट 2 में टर्नर सिंड्रोम रहेगा, प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस रहेगा, सुअर्स सिंड्रोम रहेगा और सैवेज सिंड्रोम रहेगा जिसको रेजिस्टेंस ओवरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। कंपार्टमेंट 3 में एंटीरियर पिट्यूटरी में डिफॉल्ट आएगा, तो क्रेनियोफैरिंजियोमास रहेगा, साइमंड्स डिसीज रहेगा, शियारी फ्रॉमिल सिंड्रोम रहेगा, फोर्ब्स ऑलब्राइट सिंड्रोम रहेगा। कंपार्टमेंट 4 में सीएनएस के डिसऑर्डर आएंगे जिसमें कैलमैन सिंड्रोम रहेगा। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में क्या था, आउटफ्लो ट्रैक या यूट्रस के डिसऑर्डर्स होंगे जिसमें मुलेरियन अनॉमलिटीज रहेगी। तो अभी फर्स्ट कंपार्टमेंट के डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। पहले क्या है, मुलेरियन एजेनेसिस। तो नाम से ही पता चल रहा है हमें, नाम से ही पता चल रहा है कि मुलेरियन एजेनेसिस मतलब कि मुलेरियन डक्ट जो है वो डेवलप नहीं हुई है। मुलेरियन एजेनेसिस में क्रोमोसोमल नंबर क्या है, 46XX। अगर 2X क्रोमोसोम होते हैं तो गोनाड क्या होगा, ओवरी होगी। ओवरी जेनाइटल रिच से डेवलप होती है और ये फीमेल्स में ये ओवरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं, जेनाइटल रिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है इधर देखो, ओवरीज नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मुलेरियन एजेनेसिस। देखो जेनाइटल रिच इंटैक्ट है तो ओवरी नॉर्मल होगी, और क्योंकि ओवरी नॉर्मल है तो ओवरी ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगी एडिक्वेट अमाउंट में, ठीक है। और ये फीमेल में अगर ईस्ट्रोजन के लेवल एडिक्वेट है तो मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है फीमेल में, ईस्ट्रोजन है, राइट। तो इसका मतलब है कि फीमेल्स में नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ये फीमेल्स को मेनार्की क्यों नहीं आ रही है, मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं हो रहा है। ये फीमेल को मेंस्ट्रुएशन इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मुलेरियन डक्ट एब्सेंट है। यहाँ पर मुलेरियन डक्ट यहाँ पर एब्सेंट होती है। देखो नॉर्मली मुलेरियन डक्ट रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर्मेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब के लिए, यूट्रस के लिए और अपर पार्ट ऑफ वजाइना के लिए। इसका मतलब कि यहाँ पर तीनों चीज़ एब्सेंट होगी, और अगर यूट्रस नहीं होगा तो फीमेल को मेंस्ट्रुएशन कैसे होगा। तो अब बताओ कि अब देखो ये तीनों चीज़ एब्सेंट रहेगी, क्या क्या एब्सेंट होगा, यूट्रस एब्सेंट है, फेलोपियन ट्यूब एब्सेंट है और अपर पार्ट ऑफ वजाइना एब्सेंट है। तो लोअर पार्ट ऑफ वजाइना कहाँ से फॉर्म होता है, लोअर पार्ट ऑफ वजाइना यूरोजेनाइटल साइनस से फॉर्म होता है। इसीलिए फीमेल में वजाइना एक स्मॉल ब्लाइंड पाउच की तरह प्रेजेंट होगा। जब मुलेरियन डक्ट डेवलप होती है, देखो एक सेकेंड, जब मुलेरियन डक्ट डेवलप होती है तो वो अबव डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होती है, ऐसे डेवलप होती है, ठीक है, अबव डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये देखो ये लीड करता है फेलोपियन ट्यूब के डेवलपमेंट में, और ये नीचे का आधा ये यूट्रस में डेवलप होगा और ये वजाइना में डेवलप होगा। ये लेफ्ट साइड है मुलेरियन डक्ट का, और तो ये देखो ये लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब फॉर्म करेगा, ये लेफ्ट हाफ ऑफ यूट्रस फॉर्म करेगा, और ये है ना लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ वजाइना, ओ सॉरी, ये लेफ्ट साइड ऑफ फेलोपियन ट्यूब फॉर्म करेगा
ये लेफ्ट हाफ ऑफ यूट्रस फॉर्म करेगा और ये लेफ्ट पार्ट ऑफ वजाइना फॉर्म करेगा। ये राइट साइड ऑफ फेलोपियन ट्यूब फॉर्म करेगा, ये राइट हाफ ऑफ यूट्रस, और ये राइट अपर 2/3 पार्ट ऑफ वजाइना फॉर्म करेगा। फिर क्या होगा, फिर ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, ये दोनों डक का फ्यूजन होगा और ये रिजल्ट क्या करेगा, दो फेलोपियन ट्यूब्स के फॉर्मेशन में, एक यूट्रस में और वजाइना में, और इसके बीच का जो वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है। इस तरीके से यूट्रस, वजाइना और फेलोपियन ट्यूब फॉर्म होते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि मुलेरियन एजेनेसिस में मुलेरियन डक्ट एब्सेंट होती है, तो आइडियली फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और अपर पार्ट ऑफ वजाइना एब्सेंट रहेंगे यहाँ पर। बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जिसमें डिस्टल पोर्शन प्रेजेंट होता है फेलोपियन ट्यूब का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था कि मुलेरियन डक्ट अबव डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होती है। मुलेरियन एजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं, MRKH सिंड्रोम भी बोलते हैं। M से मेयर, R से रोकीटांस्की, कस्टर, हॉजर सिंड्रोम। तो मुलेरियन डक्ट रीनल सिस्टम के भी फॉर्मेशन में पार्ट लेती है, इसीलिए MRKH सिंड्रोम में 20% केसेस में एसोसिएटेड रीनल अनोमली प्रेजेंट हो सकती है। और सबसे कॉमन रीनल अनोमली जो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी वो हॉर्सशू किडनी होगी। और 12% केसेस में यहाँ पर स्केलेटल अनोमलीज भी देखने के लिए मिलती है। और सबसे कॉमन क्या देखने के लिए मिलेगी, स्कोलियोसिस। तो जब भी MRKH सिंड्रोम का डायग्नोसिस करेंगे तो हमें पेशेंट का इंट्रावेनस सेल्फ एंजियोग्राफी कराना है, ताकि हम एसोसिएटेड रीनल अनोमलीज को रूल आउट कर सके। अब ये फीमेल्स के मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये फीमेल्स में हम मेंस्ट्रुअल फंक्शन रिस्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास यूट्रस ही नहीं है। बट ये फीमेल को हम कैपेबल बना सकते हैं मैरिज के लिए। कैसे? वजाइनोप्लास्टी करा के। तो डेफिनेट मैनेजमेंट में क्या आएगा, वजाइनोप्लास्टी होगी। और फर्टिलिटी इशू की बात करते हैं। देखो, इनमें ईस्ट्रोजन नॉर्मल है, ओवरीज भी नॉर्मल है, ये फीमेल में नॉर्मली ओवुलेट कर रही है। तो हम ओवा को रिट्राइव कर सकते हैं, इन्हें सरोगेट के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। ये एक लौता तरीका है जिससे ये अपना खुद का जेनेटिक चाइल्ड इसे मिल सकता है, ये ऐसी केसेस में। और इम्पॉर्टेंट बात देखो, मुलेरियन एजेनेसिस का क्रोमोसोमल नंबर क्या था, 46XX था। तो इसमें कितनी बार बॉडीज प्रेजेंट होगी आपको पता है कि नंबर ऑफ बार बॉडीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो ये फॉर्मूले से हमें नंबर ऑफ बार बॉडी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो इस केस में 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये नॉर्मल फीमेल है, राइट। तो नंबर ऑफ बार बॉडीज कितनी होगी, 1 होगी। अब कंपार्टमेंट 1 के सेकेंड कॉज पे आते हैं, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। तो टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम में मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 46XY होते हैं। मतलब कि इनका जीनोटाइप क्या होगा, 46XY होगा। इनके पास Y क्रोमोसोम है, मतलब कि ये पेशेंट के गोनैड्स टेस्टिस होंगे। इसका मतलब ये एक्चुअली में मेल है। यहाँ पर मुद्दा क्या है कि ये मेल इनसेंसिटिव होते हैं टेस्टोस्टेरॉन से। क्यों? क्योंकि जो साइटोसोल रिसेप्टर है टेस्टोस्टेरॉन के, वो एब्सेंट होते हैं ये मेल्स में। तो प्रॉब्लम क्या है, टेस्टिस तो सिक्रीट कर रही है टेस्टोस्टेरॉन नॉर्मली, बट ये मेल्स इनसेंसिटिव है टेस्टोस्टेरॉन से, क्योंकि साइटोसोल रिसेप्टर है जो टेस्टिस के, वही एब्सेंट है यहाँ पर। अभी देखो, गोनैड्स तो टेस्टिस ही है। टेस्टिस 2 चीज़ सिक्रीट करती है, पहले तो टेस्टोस्टेरॉन, ये मेल इनसेंसिटिव है टेस्टोस्टेरॉन से, यहाँ एक प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ टेस्टिस क्या सिक्रीट करेगी, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो ये मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर की वजह से मुलेरियन डक्ट फॉर्म नहीं होगी।
मतलब कि यूट्रस, अपर पार्ट ऑफ वजाइना और फेलोपियन ट्यूब एब्सेंट होगी। जैसे सारे मेल्स में होती है उसी तरह इसमें भी एब्सेंट, ये मेल में भी एब्सेंट होगी। और ये मेल इनसेंसिटिव है टेस्टोस्टेरॉन से, इसीलिए ये सिंड्रोम को एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन ये पेरिफेरी पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेल इनसेंसिटिव है टेस्टोस्टेरॉन से, इसीलिए इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल डेवलप नहीं होगा। बट ये ईस्ट्रोजन से तो सेंसिटिव है ना, तो इसकी वजह से इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल डेवलप होंगे। और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगा, मैंने आपको बताया था कि ईस्ट्रोजन क्या करता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट करता है। तो ये मेल्स में ब्रेस्ट डेवलप होंगे, फीमेल्स की तरह ब्रेस्ट डेवलप होंगे। ये करस्पॉन्ड करेंगे टैनर स्टेज 4 से, मतलब कि वेल डेवलप ब्रेस्ट होंगे, मतलब कि वेल डेवलप ब्रेस्ट होंगे। और प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, राइट। बट ये मेल्स तो इनसेंसिटिव है एंड्रोजन से, तो इसकी वजह से प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर वेल डेवलप नहीं होंगे। ये टैनर स्टेज 1 और 2 को करस्पॉन्ड करेंगे। ये जब बच्चे होते हैं तो इनमें मेल्स के टिपिकल एक्सटर्नल जेनाइटलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर ये फीमेल्स डिक्लेयर होते हैं, सबको लगता है कि ये फीमेल्स हैं। फिर जब ये बड़े हो जाते हैं तो डेफिनेटली इनको मेनार्की नहीं आने वाली, यूट्रस ही नहीं है तो ब्लीडिंग कैसे होगी, तो पेरेंट्स कंसर्न होने लगते हैं और आपके पास लेके आते हैं। तो प्राइमरी एमेनोरिया की कंप्लेंट के साथ लेके आएंगे। ऑल्दो ये मेल्स है बट इनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट प्राइमरी एमेनोरिया होगी। तो आप ये केस को मैनेज कैसे करोगे, देखो ये आपके पास, सॉरी, देखो ये आपके पास 14-15 ईयर्स की उम्र में आते हैं, ये बच्चे होते हैं, ठीक है। बचपन में 14-15 एज की उम्र में आएंगे, बचपन से ये मतलब फीमेल की तरह ही रहे हैं। तो आप सीधा ये नहीं बोलो कि ये फीमेल ही नहीं है। ये पेशेंट को और उसके पेरेंट्स को बहुत साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है ये सुनकर। तो उन्हें सजेस्ट करना है आपको कि पेशेंट को फीमेल की तरह ही रहने दो। ये पेशेंट पे जो टेस्टिस होती है वो इंट्रा एब्डोमिनल होती है, और इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस में हमेशा मैलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको गोनाडेक्टोमी सजेस्ट करनी है। कब सजेस्ट करेंगे, जब पेशेंट के ब्रेस्ट पूरे डेवलप होने के बाद। और देखो जब टेस्टिस निकाल देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ईस्ट्रोजन का सोर्स जो टेस्टिस है, ईस्ट्रोजन का सोर्स टेस्टिस है, राइट। मतलब टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन बना रही हो, पेरिफेरी पे जाके ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है। तो जब आप टेस्टिस निकाल दोगे तो ये फीमेल्स में मेनोपॉजल लाइक सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि हॉट फ्लशेस, ऑस्टियोपोरोसिस। तो फिर आप क्या करोगे, इन्हें ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रखना है। और लास्टली आपको पेशेंट को शादी के लायक बनाना है, मतलब कि आपको ये पेशेंट में वजाइनोप्लास्टी परफॉर्म करनी होगी। वजाइनोप्लास्टी परफॉर्म करने का बेस्ट टाइम क्या है, शादी से पहले। अब कंपार्टमेंट 2 की बात करते हैं। कंपार्टमेंट 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज क्या था, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम प्राइमरी एमेनोरिया का भी सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है, सबसे कॉमन कॉज है। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोमल नंबर 46X0 रहता है, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर X0 है और Y क्रोमोसोम एब्सेंट है। Y क्रोमोसोम एब्सेंट है तो मतलब गोनाड्स टेस्टिस नहीं होंगे। बट यहाँ पर 2X क्रोमोसोम भी प्रेजेंट नहीं है, और 2X क्रोमोसोम ओवरी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल X क्रोमोसोम दिख रहा है, तो इसकी वजह से ओवरीज वेल डेवलप नहीं होगी टर्नर सिंड्रोम में। तो इनके पास क्या होगा, स्ट्रीक गोनाड्स होंगे। क्योंकि इनके पास गोनाड स्ट्रीक है, ओवरी वेल डेवलप नहीं है, तो ईस्ट्रोजन के लेवल्स इनके बहुत कम होंगे। इनएडिक्वेट ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वेल डेवलप नहीं होंगे। देखो ईस्ट्रोजन एपिफाइजल क्लोजर भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और
ईस्ट्रोजन क्योंकि लो है तो आइडियली ये पेशेंट की हाइट लंबी होना चाहिए, बट जीन म्यूटेशन की वजह से ये पेशेंट की हाइट छोटी रहती है। और अगर और क्या हो सकता है, ईस्ट्रोजन लो लेवल का है तो क्या हो सकता है, जो यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब्स है और वजाइना है वो इन्फंटाइल हो सकता है, राइट। तो इनके पास इन्फंटाइल या हाइपोप्लास्टिक वजाइना और यूट्रस होगा, और ये इसकी वजह से क्या होगा, प्राइमरी एमेनोरिया होगा। और अगर आप टर्नर सिंड्रोम पढ़ोगे और ईस्ट्रोजन कम है तो इसलिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी कम होंगे। और अगर आप टर्नर सिंड्रोम पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, वेबिंग ऑफ नेक, लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन, फिर देखो निप्पल्स वाइड स्पेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट डेवलप नहीं है इसकी वजह से। फिर शील्ड शेप का चेस्ट रहेगा, शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल, क्यूबिटस वैल्गस। फिर सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अनॉमली होगी, मोस्ट कॉमनली कोआर्टेशन ऑफ एओर्टा होता है। फिर रीनल अनॉमली में हॉर्स शू शेप किडनी मिल सकती है। ऑटो इम्यून डिजीजेस के इंक्रीज चांसेस है। फिर बट आईक्यू इन लोग का नॉर्मल होता है। और हार्मोन लेवल एफएसएच और एलएच बढ़े हुए रहेंगे, ईस्ट्रोजन कम है तो इसकी वजह से, नेगेटिव इफेक्ट की वजह से ये सब फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। बट अभी हम गायनिकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो ये पेशेंट हमारे पास किसकी कंप्लेन लेके आएगा, प्राइमरी मेनोरिया की कंप्लेन लेके आएगा। और ये पेशेंट को मैनेज कैसे करोगे, ये पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे। देखो ये पेशेंट में ईस्ट्रोजन की कमी है तो हम इन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। तो जीन जो प्रोटेक्ट कर रही है टर्नर सिंड्रोम के फिजिकल मालफॉर्मेशन से, वो एक्स क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म पे लोकेटेड होती है। और जीन जो प्रोटेक्ट कर रही है स्ट्रीक गोनैड से, वो एक्स क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म पे लोकेटेड होती है। देखो अभी अगर पेशेंट में एक्स क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म एब्सेंट होगा तो भले ही वो 46XX हो या 46X5 हो, अगर उसका एक्स क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म एब्सेंट होगा तो जीन जो कि प्रोटेक्ट कर रही है टर्नर सिंड्रोम के फिजिकल मालफॉर्मेशन से, वो भी एब्सेंट होगी, राइट। तो ये पेशेंट में भले ही इनमें स्ट्रीक गोनैड्स नहीं है पर इनमें फिजिकल मालफॉर्मेशन दिखेगी टर्नर सिंड्रोम की, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो, किस में भी हो सकता है। और दूसरे साइड की बात करते हैं अभी, अगर एक्स क्रोमोसोम का लॉन्ग आर्म एब्सेंट होगा, मतलब कि जीन जो प्रोटेक्ट कर रही है स्ट्रीक गोनैड होने से वो एब्सेंट होगी। तो अगर क्रोमोसोम का नंबर 46XX होगा और लॉन्ग आर्म एक्स क्रोमोसोम का एब्सेंट होगा तो ये केस में स्ट्रीक गोनैड्स प्रेजेंट होंगे, भले ही टर्नर सिंड्रोम के फिजिकल मैलिस्टेशंस देखने के लिए नहीं मिले। ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम थ्रू गोनाडल डिसजेनेसिस बोलते हैं, जो कि सेकेंड कॉज है प्राइमरी एमेनोरिया का कंपार्टमेंट 2 में। okay. तो थ्रू गोनाडल डिसजेनेसिस, तो थ्रू गोनाडल डिसजेनेसिस में स्ट्रीक गोनाड्स रहेंगे पर जो फिजिकल मालफॉर्मेशन है टर्नर सिंड्रोम का वो एब्सेंट रहेगा। कंपार्टमेंट 2 में थर्ड कॉज क्या था, सुवर्स सिंड्रोम। क्रोमोसोम नंबर देखो 46XY है। तो ये मेल काउंटर पार्ट है टर्नर सिंड्रोम का। फोर्थ कॉज क्या है, सावेज सिंड्रोम, मतलब कि रेजिस्टेंस ओवरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ओवरीज नॉर्मल रहेगी, ईस्ट्रोजन के लेवल्स भी नॉर्मल रहेंगे, बट ओवरी रेजिस्टेंट होगी ईस्ट्रोजन से और इसकी वजह से प्राइमरी एमेनोरिया होता है। अब कंपार्टमेंट 3 पे आते हैं।
कंपार्टमेंट 3 में कॉजेज़ क्या दिया है, क्रेनियोफैरिंजियोमा। फिर कंपार्टमेंट 4 में क्रेनियोफैरिंजियोमा आप पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे। फिर कंपार्टमेंट 4 में आते हैं। कंपार्टमेंट 4 में क्या कॉज दिया है, कैल्मन सिंड्रोम। ये कंडीशन में हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन रहता है, मतलब कि हाइपोथैलेमिक फंक्शन डिक्रीज होते हैं। इसके साथ साथ ऑल्फैक्टरी डिसफंक्शन जो कि एनोस्मिया है वो प्रेजेंट होगा। इसे हम कैल्मन सिंड्रोम बोलेंगे। कैल्मन सिंड्रोम में हमें बस इतना याद रखना है कि हाइपोथैलेमिक फंक्शन डिक्रीज हुए हैं प्लस एनोस्मिया होता है। कैल्मन सिंड्रोम मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है। तो ये पूरा हमने प्राइमरी एमेनोरिया कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंडरी एमेनोरिया की बात करते हैं। तो सेकेंडरी एमेनोरिया की डेफिनेशन को देखते हैं। सेकेंडरी एमेनोरिया इज डिफाइंड एज एब्सेंस ऑफ मेंसेस फॉर 3 रेगुलर नॉर्मल साइकिल्स और 6 months or more in women with previously normal menstrual pattern in absence of pregnancy। तो सेकेंडरी एमेनोरिया कैसे डिफाइन किया कि 3 नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होगी अगर, या फिर 6 महीने से ज़्यादा पीरियड्स नहीं आए होंगे कौन सी वुमेन में, जिनको नॉर्मली पहले मेंस्ट्रुअल पैटर्न जिनका नॉर्मल था उनमें, और इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसके कॉजेज़ को देखते हैं। तो कंपार्टमेंट 1 में एशमियर्स सिंड्रोम, एक्वायर्ड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक। तो इसमें क्या हो, कंपार्टमेंट 1 में हम ये यूट्रस की बात कर रहे हैं। तो उसमें कैटेटर कॉटेराइजेशन ऑफ सर्विक्स, कोनाइजेशन ऑफ सर्विक्स और एम्पुटेशन ऑफ सर्विक्स रहेगा। कंपार्टमेंट 2 में क्या रहेगा, पीसीओडी रहेगा, ओवेरियन ट्यूमर रहेगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज, फिर रेडियोथेरेपी, इन्फेक्शन ऑफ ओवरीज। ये सब ओवरीज से रिलेटेड थे। इन्फेक्शन में क्या हो सकता है, मम्स हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। कंपार्टमेंट 3 में देखो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स ये हुए। तो एडिनोमा, शिहान सिंड्रोम, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। कंपार्टमेंट 4 में एक्सेसिव वेट लॉस दिया है, एक्सेसिव एक्सरसाइज दिया है, इमोशनल स्ट्रेस दिया है, बुलीमिया दिया है, एनोरेक्सिया दिया है। ये सब ईटिंग डिसऑर्डर है, बुलीमिया और एनोरेक्सिया। और सिस्टमिक कॉजेज में क्या दिया हुआ है, ये चारों कंपार्टमेंट का था। अब सिस्टमिक कॉजेज भी है, तो उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है सेकेंडरी एमेनोरिया, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ की वजह से होता है, रीनल डिजीज़ की वजह से हो सकता है, अनीमिया की वजह से हो सकता है, और एचआईवी की वजह से हो सकता है। तो अभी एक एक करके देखते हैं। कंपार्टमेंट 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम क्या था, एशरमैन सिंड्रोम। अभी एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है, एशरमैन सिंड्रोम ऐसी कंडीशन है जिसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और एज अ रिजल्ट इंट्रायूटेराइन साइनिकिए फॉर्म हो जाते हैं, मतलब कि अधेशंस फॉर्म हो जाती है यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर ये कंडीशन को हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। कॉजेज देखते हैं एशरमैन सिंड्रोम के। तो सबसे कॉमन कॉज क्या रहेगा, क्यूराटेज। क्यूराटाज जो डिलीवरी के बाद परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम क्यूराटाज। सबसे कॉमन कॉज क्या है एशरमैन सिंड्रोम का, पोस्टपार्टम क्यूराटाज। दूसरे कॉजेज देखते हैं, दूसरे कौन से कॉजेज होंगे, ट्यूबरक्लोसिस होगा, मायोमेक्टोमी के बाद भी हो सकता है, सिजेरियन सेशन के बाद भी हो सकता है। तो पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी, देखो क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो गई है तो इसकी वजह से पेशेंट को एमेनोरिया हो सकता है या फिर हाइपोमेनोरिया हो सकता है। हाइपोमेनोरिया का मतलब क्या था, देखो मैंने आपको बताया था, ब्लीडिंग लेस देन 20 ml होगी और 2 दिन से कम ब्लीडिंग होगी तो उसको हाइपोमेनोरिया बोलेंगे। और इनफर्टिलिटी की कंप्लेन भी हो सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एशरमैन सिंड्रोम के लिए क्या होगी, देखो अगर आप ये देखो, ये यूट्रस है और ये अंदर क्या है, ये सब
साइनिकीय प्रेजेंट है। और अगर हमें विजुलाइज करना है ये साइनिकीय को, तो दो मेथड है जिससे हम साइनिकीय विजुलाइज कर सकते हैं। पहला क्या है, हिस्ट्रोस्कोपी, मतलब कि एंडोस्कोप यूट्रस में इंट्रोड्यूस करके डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हैं साइनिकिया को। और हिस्ट्रोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, क्योंकि देखो सिर्फ ये डायग्नोस्टिक ही नहीं है, ये थेराप्यूटिक भी है। हिस्ट्रोस्कोपी के टाइम पर आप ये अधेशंस को कट भी कर सकते हैं, मतलब कि हिस्ट्रोस्कोपिक अधेसोलाइसिस भी कर सकते हैं। और दूसरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, हिस्ट्रोसेल्फिंजियोग्राफी, HSG। तो HSG में हम क्या करते हैं, हम रेडियो पे डाई इंट्रोड्यूस करेंगे यूट्रस के अंदर और फिर एक्सरे की मदद से विजुलाइज करेंगे, तो हमें हनीकॉम अपीयरेंस दिखेगा, ऐसा दिखेगा, अधेशंस, हनीकॉम अपीयरेंस दिखेगा। अब कंपार्टमेंट 2 पे आते हैं। तो कंपार्टमेंट 2 पे देखो PCOD है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया PCOD का जिसमें आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आपको कोई भी डाउट है। फिर कंपार्टमेंट 3 में हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया है। हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, पहले तो गैलेक्टोरिया रहेगा, फिर देखो प्रोलैक्टिन GnRH को इनहिबिट करता है और FSH और LH को भी इनहिबिट करता है। ये रीज़न की वजह से लैक्टेशन के टाइम पे भी एमेनोरिया होता है। लैक्टेशन के टाइम पे प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है और प्रोलैक्टिन GnRH FSH LH को इनहिबिट करता है। तो देखो ये कंडीशन में फीमेल क्या कंप्लेन करेगी हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया में, सेकेंडरी एमेनोरिया रहेगा, उसको उसको एनोवुलेशन रहेगा, क्योंकि FSH LH ये सब के लेवल्स लो है और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। और FSH और LH के लेवल्स लो है तो ईस्ट्रोजन के लेवल भी लो है, राइट, इसीलिए डिलेड प्यूबर्टी भी हो सकती है। अब कंपार्टमेंट 3 में और देखो एक दूसरा कॉज दिया हुआ है सेकेंडरी एमेनोरिया का, शीहान सिंड्रोम। तो शीहान सिंड्रोम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के इस्टेमिक नेक्रोसिस की वजह से होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें क्या हो जाएगा, इस्टेमिक नेक्रोसिस हो जाएगा। कैसे होता है, जो आर्टीरियल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई कर रहा है उनमें स्पैज़म हो जाता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, इसलिए देखो इसको क्या है, पोस्टपार्टम पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस भी बोलते हैं। पोस्टपार्टम मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ऑर्गन है, पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें ये कर रहा है, और नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ। तो डिसऑर्डर वेयर cells in anterior pituitary gland of a new mother starts to die। अभी आप मुझसे पूछोगे कि सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ही क्यों अफेक्ट होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों नहीं अफेक्ट होती है। तो देखो पार्चुरेशन के टाइम पे जो ब्लड सप्लाई है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो मॉडिफाइड हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के एडवांटेज में और एंटीरियर पिट्यूटरी के डिसएडवांटेज में। तो जब आर्टीरियल में स्पैज़म आएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट हो जाएगी। जब 75% एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्ट्रॉय होती है तो वो शीहान सिंड्रोम में रिजल्ट करेगी। और अगर 95 एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्ट्रॉय हुई, 95% एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्ट्रॉय हुई तो वो सीमेंट्स सिंड्रोम में रिजल्ट करेगी, साइमन सिंड्रोम में रिजल्ट करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन अफेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ग्रोथ हार्मोन अफेक्ट होगा, फिर ग्रोथ हार्मोन अफेक्ट होगा, फिर LH अफेक्ट होगा, फिर FSH अफेक्ट होगा, फिर TSH अफेक्ट होगा, उसके बाद में लास्ट में ACTH। ओके, तो सबसे कॉमन हार्मोन कौन सा अफेक्ट हो रहा है,
प्रोलैक्टिन अफेक्ट होगा, सबसे कॉमन हार्मोन। देखो, क्योंकि प्रोलैक्टिन कम है, ये फीमेल्स में ये फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ के बाद लैक्टेशन नहीं होगा। और क्योंकि एफएसएच और एलएच कम है, ये फीमेल्स को सेकेंडरी एमेनोरिया रहेगा। और फिर इंक्रीज इंसेंसिटिविटी टू कोल्ड होगा हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, और ये फीमेल्स में लॉस ऑफ लिबिडो होगा। अब साइंस की बात करते हैं। तो ACTH कम है, तो एड्रिनल कॉर्टिकल फेलियर की वजह से क्या होगा, डिक्रीज एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर होंगे। और फिर एब्सेंस ऑफ एक्सिलरी स्वेटिंग होगी और डिक्रीज इन स्किन पिगमेंटेशन। ये देखो, ये सब एड्रिनल कॉर्टिकल फेलियर की साइंस है ये दोनों। पिट्यूटरी एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर भी रिलीज होता है, बट ये फीमेल्स में पिट्यूटरी अफेक्टेड है, इसलिए पिट्यूटरी एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर के लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं, इसीलिए ये फीमेल्स को अनेमिया, लिथर्जी और वीकनेस होगी। और क्या होगा, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के सारे फीचर्स प्रेजेंट होंगे। और क्योंकि देखो एफएसएच और एलएच के लेवल कम है, इसीलिए जेनाइटल ऑर्गन एट्रोपी भी हो जाएगी। ये फीमेल का यूट्रस मेनोपॉजल फीमेल के यूट्रस की तरह हो जाएगा। ये लेडी की ट्रीटमेंट कैसे करोगे, देखो सारे हार्मोन्स कम है ना, तो सारे हार्मोन्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड और एड्रिनल हार्मोन की सब्स्टिट्यूट पर लाइफ लॉन्ग रखेंगे इन्हें। और ये सब चीज़ आपको, मतलब ये पूरा था शेहान सिंड्रोम के बारे में। फिर कंपार्टमेंट 4 में, अब कंपार्टमेंट 4 में देखो, हमें एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव वेट लॉस, एनोरेक्सिया, बिलिरूमिया, बुलीमिया सॉरी, ये सब चीज़ देखने के लिए मिल रही है। ये सब चीज़ क्या करती है, GnRH को डिक्रीज करती है, और क्योंकि GnRH डिक्रीज होता है, इसीलिए सेकेंडरी एमेनोरिया प्रेजेंट होता है। तो ये था सेकेंडरी एमेनोरिया के कॉजेस। तो प्राइमरी एमेनोरिया हमने पूरा देखा और सेकेंडरी एमेनोरिया देखा। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।